नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस राज्य की जो बारिश आते ही बदनसीब हो जाता है, बात असम की। ये भारत का वो राज्य है जहां हर साल मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाता बल्कि अपने साथ लाता है बिछड़ने का दर्द, उजड़ने का मंजर और अनगिनत अधूरी कहानी। क्योंकि यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे असम की जीवन रेखा कहा जाता है, वही नदी बरसात के दिनों में लाखों लोगों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। देखते ही देखते गांव पानी में समा जाते हैं, घरों की छतें ही लोगों का सहारा बन जाती है। खेत, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, यहां तक कि सांसें सब बाढ़ के पानी में डूब जाती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब किसी मां की गोद सूनी हो जाती है, जब कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, जब सालों की मेहनत से बनाया गया आशियाना कुछ पलों में मलबे में तब्दील हो जाता है और जिन हाथों से फसल बोई थी वो राहत सामग्री की कतार में खड़े नजर आते हैं। और जिन नावों से कभी लोग मछली पकड़ते थे, आज वही नावें लोगों की जान बचाने का जरिया बन चुकी। कड़वा सच यह भी है कि असम की बाढ़ कोई नई कहानी नहीं है। 1998, 2004, 2012 और उसके बाद भी कई बार आई भीषण बाढ़ ने लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या बाढ़ से बेबस असम इस बार अपना सब कुछ खो देगा या फिर एक ऐसी कहानी रचेगा कि बाढ़ कभी असम का कुछ बिगाड़ ना पाए? चलिए समझते हैं। वैसे तो असम का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ की सदमे और पूरे देश की तरफ देख रहा है कि पूरा देश दुआएं करे कि असम फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन जरा देखिए, इस बार की बाढ़ ने असम के कितने जिलों में कितना प्रभाव डाला है। 6 जिलों के अंदर 68 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, जबकि 4,45,495 लोग प्रभावित हैं। यह आंकड़ा एक दौर में 6 लाख के आसपास हो चला था। कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों से पानी उतर गया और इसलिए यह आंकड़ा अब लगभग 4.5 लाख के आसपास है। लेकिन आप सोचिए, 4.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। शायद वो घर वापस लौट भी ना पाए, क्योंकि वो घर उस स्थिति में नहीं होगा कि वो लौट जाए। अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। उन्हें एक तरीके से जीरो से अपनी जिंदगी को शुरू करना है। तो सवाल यह कि बर्बादी के बाद की स्थिति क्या रही। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक शिवसागर, गोलाघाट, इसके अलावा जोरहाट, चराईदेव, नगांव और कामरूप जिलों के अंदर 4,45,495 लोग बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। 68 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि रविवार तक राज्य के 5 जिलों में 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में थे। प्रभावित लोगों की संख्या में कमी के बावजूद कई इलाकों में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, या यूं कहिए इतने गंभीर हैं कि परिवार के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। और किस जिले के अंदर कितने प्रभावित हैं, जरा एक बार इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए। अगर बात करें चरादेव की, तो चरादेव के अंदर 1,88,404 बाढ़ प्रभावित लोग हैं। शिवसागर के अंदर जरा देखिए, 1,44,461 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि जोरहाट के अंदर 74,458 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए। और यह आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों की सांसों के ऊपर बाढ़ कहर बनकर गिरी है। खेती से लेकर पशुधन तक असम के अंदर सब बर्बाद हो गया है। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए कि कितने गांव डूब चुके हैं, कितनी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कितना पशुधन बह चुका है। जरा इस पर भी नजर देखिए। अगर बात करें गांव डूबे की, तो 631 गांव असम के अंदर डूब चुके हैं। जो फसल बर्बाद हुई है वो 37,140 हेक्टेयर के अंदर फसल बर्बाद हो चुकी है। जबकि अगर बात करें पशुधन की, तो 26,680 पशुधन ऐसा है जो या तो बह गया है या मर चुका है। अब सोचिए, इंसान क्या, फसल क्या, पशुधन क्या, वहां सब बर्बाद हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि जहां कभी बाढ़ नहीं आई वहां भी इस बार बाढ़ आई है।
असम में हर साल बाढ़ से प्रभावित कई इलाके होते हैं। भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पानी लेवल बढ़ने से बाढ़ आती है, यह सच है। लेकिन इस बार बाढ़ ने उन इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया जहां पहले कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। मसलन असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों को हमेशा सुरक्षित माना जाता था। इस बार भीषण जलभराव और बाढ़ से जूझते नजर आए हैं। इन तीनों जिलों में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब सोचिए, जो अपने आप में सुरक्षित स्थान थे वो सुरक्षित नहीं रहे। यहां की खेती, यहां की सड़कें, यहां की सार्वजनिक संपत्ति, सबको नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन जिलों में पहले कभी गंभीर बाढ़ नहीं आती थी, वहां इस बार इतनी तबाही आखिर क्यों हुई। तो चलिए यह भी आपको समझाते हैं कि इन 3 जिलों के अंदर इतनी बाढ़ अगर आई तो वो बाढ़ इतनी क्यों आई। क्योंकि इसका मुख्य कारण 18 से 20 जुलाई 2026 के बीच पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई असाधारण बारिश को माना गया, जहां नागालैंड में कुल मिलाकर 181% से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं ऊपरी इलाके के मोकोंगचुंग जिले के अंदर 493% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौन जिले में जुलाई की कुल औसत बारिश का 1/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 8 घंटों के अंदर बरस गया। इसी दौरान असम के चराईदेव जिले में भी 436% ज्यादा बारिश दर्ज की गई और इससे पहाड़ों में मैदानी इलाकों की तरफ पानी का बहाव और ज्यादा बढ़ गया और इससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई। इससे इलाका तेजी से पानी के तेज बहाव वाले रास्ते में बदल गया और ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब सवाल यह कि असम के अंदर हर साल बाढ़ आती है तो इसके कुछ तो कारण होंगे। अब हम इस पर नहीं जा रहे कि सरकारों ने इन कारणों का ठोस इंतजाम क्यों नहीं किया, क्यों ये नारा रहा कि बाढ़ मुक्त असम, लेकिन बाढ़ मुक्त असम हो नहीं पाया, और क्या वाकई में संभव भी है कि बाढ़ मुक्त असम हो जाए, या सिर्फ इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। जरा देखिए जो वो कारण जिनकी वजह से वहां अक्सर बाढ़ आती है। सबसे पहले तो असम की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहां बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। दूसरा, ब्रह्मपुत्र की गाद, ये एक बड़ा कारण है क्योंकि उससे जो नदी की पानी झेलने की क्षमता है वो कम हो जाती है और वो चारों तरफ पानी फैल जाता है और उससे बाढ़ की स्थिति बनती है। तीसरा है ब्रेडेड रिवर नेचर और चौथा है जलवायु परिवर्तन। ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से असम के अंदर बाढ़ की स्थिति बनती है। चलिए चारों को ही विस्तार से समझा देते ताकि आप समझ पाए कि असम में जो बाढ़ आ रही है उसको क्या रोका भी जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तो समझिए, असम एक संकरी घाटी में स्थित है जिसके उत्तर में पूर्वी हिमालय, पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटकाई और नागा पहाड़ियां और दक्षिण में मेघालय का पठार है, यानी इस तरीके से, और बीच में है असम। तो जब चारों तरफ से पानी पहाड़ों से आता है तो वो एक कटोरे की भांति असम को डुबो देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है। ऊंचाई पर पहुंचकर हवा ठंडी होती है और भारी बारिश होती है। इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। इस बारिश का पानी तेजी से सैकड़ों सहायक नदियों जैसे कि सुबनसिरी, मानस, जिया, भराली, धानसिरी और कोपिली के जरिए ब्रह्मपुत्र में आता है और इसे मानसून के दौरान नदी का जल स्तर तेज हो जाता है और तेजी से बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है ब्रह्मपुत्र खुद, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जगह जगह रेत के टापू बना देती है। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर भी है, यानी इसकी कई धाराएं लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। बीच में रेत के टापू बनते रहते हैं। यही वजह है कि तटबंधों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। तेज बहाव के दौरान उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। असम में बाढ़ सिर्फ स्थानीय बारिश की वजह से नहीं आती, बल्कि मानसून के दौरान तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और पूर्वोत्तर के भारत के एक साथ जब इन इलाकों के अंदर बारिश होती है तो असम के अंदर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इन सभी क्षेत्रों का पानी अलग अलग सहायक नदियों के जरिए ब्रह्मपुत्र में पहुंचता है। जब कई नदियों में आई बाढ़ का पानी एक साथ ब्रह्मपुत्र में निकलता है तो नदी अपने किनारे तोड़कर बड़े इलाके में फैल जाती है और असम के साथ हर साल यही होता है। वही नदी
जो पहाड़ को भी बहाकर अपने साथ लेकर आ जाती है, क्योंकि नए पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य नदियों से अलग ये इसलिए क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा गाद ढोने वाली नदियों में शामिल है। हिमालय की युवा पर्वतमाला है, जहां लगातार कटाव और भूस्खलन होता रहता है। चट्टानी, रेत और मिट्टी बहकर ब्रह्मपुत्र में पहुंच जाती है। जब यह गाद असम के मैदानी इलाकों में जमा होती है तो नदी का तल धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है और इससे नदी की जल वहन क्षमता घट जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब यह संभव नहीं है कि हर साल इतने ज्यादा गाद को ब्रह्मपुत्र से निकाला जाए। इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि सिर्फ बरसात में यह गाद अभिशाप साबित होती है, अभिशाप साबित होती है, जबकि यही गाद मॉनसून के बाद असम के लिए वरदान साबित होती है, अमृत साबित होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी वजह है जिसने चुनौती को बढ़ा दिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी हिमालय में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। कम समय में होने वाली मूसलाधार बारिश, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, मानसून के दौरान ज्यादा तीव्र वर्षा नदियों में अचानक जल प्रवाह को बढ़ा रही है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई और नेचुरल फ्लड प्लेन पर निर्माण ने भी अतिरिक्त पानी को जमीन में समाने की क्षमता कम कर दी है और इससे बाढ़ का प्रभाव और ज्यादा विनाशकारी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गई और असम डूब गया है। असम के डूबने के कई कारण हैं, कई कारण हैं। लेकिन क्या बाढ़ से बर्बादी को रोका जा सकता है? क्योंकि वहां तो नारे लगते हैं कि बाढ़ मुक्त असम, बीते चुनाव में भी लगे थे, तो फिर वहां कंट्रोल क्यों नहीं होता? आपको ध्यान होगा बारिश के दौरान बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा होता है जो इसी तरीके से त्राहिमाम करता है। फिलहाल तो गुजरात भी कर रहा है और भी कई राज्यों के कई शहर कर रहे हैं, मुंबई कर रहा है। लेकिन असम इन सबसे अलग है, क्योंकि असम हर साल करता है और हर साल पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक तरीके से असम के अंदर बाढ़ आ रही है। पर सवाल यह कि क्या इसको रोका जा सकता है? तो जरा देखिए, क्या असम में अगले साल बाढ़ को रोका जा सकता है? उसके लिए 4 काम करने होंगे। सबसे पहला, फ्लड फोरकास्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, वेटलैंड का संरक्षण करना पड़ेगा। वेटलैंड का संरक्षण करने से जमीन स्पंज की तरह काम करती है और पानी को शीघ्र सोख लेती है। इसके अलावा मजबूत तटबंध बनाने पड़ेंगे जिनको तोड़ा ना जा सके और बेहतर जल निकासी करनी पड़ेगी ताकि गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर पानी चोक ना हो। अगर ये चारों काम कर दिए गए तो असम को काफी हद तक बचाया जा सकता है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि असम में बाढ़ को पूरी तरह खत्म करना संभव ही नहीं है। और क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। दरअसल हर साल आने वाली बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसी वेटलैंड को जीवित रखती है, कृषि हो, मत्स्य पालन के लिए भी फायदेमंद होती है। हालांकि इसके विनाशकारी असर को कम किया जा सकता है और इसके लिए बेहतर फ्लड फोरकास्ट सिस्टम, प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करने वाली वेटलैंड का संरक्षण, जरूरत के मुताबिक मजबूत तटबंध और बेहतर जल निकासी व्यवस्था के साथ साथ बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण से बचने जैसे कदम जरूरी। विशेषज्ञों के अनुसार असम की बाढ़ केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रकृति का परिणाम है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक, अत्यधिक वर्षा वाली पहाड़ों और ताकतवर मानसून सिस्टम के संगम पर स्थित होने के कारण असम में हर साल बाढ़ आना लगभग जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। और यह इतना अनिवार्य हिस्सा बन चुका है कि हर बार जिंदगियां सांसों का साथ छोड़ देती है। और असम में ऐसा नहीं है कि पहली बार इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है। इतिहास गवाह है कि असम इससे ज्यादा भयंकर बाढ़ को झेल चुका है और उससे मजबूती से लड़कर वापस लौट चुका है। जरा कुछ सालों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। वो साल है जब असम के अंदर भयंकर बाढ़ आई थी। जरा देखिए, असम के इतिहास में 1998 के अंदर 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। प्रभावित लोग 30 लाख से ज्यादा थे। आर्थिक नुकसान 500 करोड़ से ज्यादा हुआ। 2004 के अंदर 150 से ज्यादा मौतें हुई। 1 करोड़ से ज्यादा प्रभावित लोग हुए। आर्थिक नुकसान 771 करोड़ से ज्यादा हुआ। 2012 में 124 लोगों की मौत हुई। 60 लाख लोग
प्रभावित हुए, जबकि 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि 2026 के अंदर ही हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। 1998, 2004, 2012 और इससे पहले भी चले जाइए, 1956 से उस इलाके के अंदर इस तरीके की स्थिति बन रही है। या यूं कहिए कि वो भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ऐसी जगह है जहां ये सब सामान्य लगता है, लेकिन जिस देश के अंदर एक एक जान कीमती हो, वहां इस तरीके से लोगों का मरना, हजारों करोड़ का नुकसान होना और नुकसान होने के साथ अगले साल फिर उसी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराना, यह पीड़ादायक है। लेकिन सवाल यह कि जहां 4.5 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, क्या वहां राहत शिविर काम कर रहे हैं? और राहत शिविर का सच क्या है, जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए और देखिए जरा। बाढ़ के दौरान कुल जो राहत शिविर बनाया गया असम में वो 184 है। जो आंकड़ा है शरणार्थियों का वो 28,695 है और राहत केंद्र 94 बनाए गए हैं। अब ये हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि इतने राहत शिविर के जरिए 4 लाख लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है? लेकिन जरा देखिए वहां बचाव और राहत कार्य के लिए कौन कौन लगा हुआ है। मुख्य तौर पर आप जानते हैं क्योंकि इसमें एनडीआरएफ है, इसके अलावा एसडीआरएफ है और नागरिक सुरक्षा कर्मी है, जो लगातार लगे हुए हैं कि जो लोग वहां जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहे हैं उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि अभी भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे। आपने कहानी सुनी होगी यहां की, या यूं कहें कि 2 कहानियां देखी होंगी। एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें एक पिता अपने 3 बच्चों को एक सीमेंटेड टोकरी के अंदर लेकर जा रहे हैं, और जहां ये तस्वीर जो हम पीछे दिखा रहे हैं आपको देखिए सर, ये हृदय विदारक तस्वीर है कि एक पिता अपनी जान से खेलकर बच्चों की जिंदगी को बचा रहा है। उसको परवाह नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को खो देगा। जरा देखिए किस हद तक वो डूबे हुए हैं और डूबने के बावजूद वो अपनी बच्चों की सांसों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां वो अपनी जिंदगी को देख पाए। इसके अलावा एक और जिसका वीडियो सामने नहीं आया, कहानी सामने आई कि एक मां अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 6 साल थी, रात भर बारिश के बीच में एक पेड़ के ऊपर टहनी पर बैठी रही, शाखा पर बैठी रही, 12 घंटे बैठी रही। वो जानती थी एक नींद की झपकी उसके चिराग को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। 12 घंटे इंतजार करने के बाद जब सुबह एसडीआरएफ पहुंची तब मां और बच्चे की जान बची। ये वो कहानियां जो शायद सामने आ गई, ऐसी ना जानो हजारों कहानियां होंगी, इससे ज्यादा हृदय विदारक होंगी, क्योंकि असम की सच्चाई हो चली है। और इसीलिए असम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम के सांसदों से मुलाकात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में असम के लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। सिर्फ इतना नहीं, बाढ़ के बाद पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी, यह भी कहा गया। और यह किसकी तरफ से कहा गया, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। हम जल्द से जल्द जरूरी सेवाओं को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर प्रभावित समुदाय सामान्य स्थिति में लौट आए। बाढ़ के बाद पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षतिग्रस्त स्कूलों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत की जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम। यानी केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार तक हर कोई चाहता है कि हालात को तुरंत सामान्य किया जाए, लेकिन जो जख्म गहरे होते हैं वो अचानक से नहीं भरते, उनको भरने के लिए भी वक्त चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही असम के अंदर जिन्होंने अपने आशियाने को मलबे में तब्दील होते देखा है, उस मलबे से उस आशियाने का बनना और उस आशियाने के अंदर हर उस शख्स का होना जो इस बाढ़ से पहले उस घर में रहता था। आप सोचिए क्या ये वाकई में इतना आसान है? और यही वजह है कि राहत और मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच राज्य के विधायकों ने एक बड़ा फैसला लिया। बाकायदा रायजोड़ दल को छोड़कर सभी विधायकों ने 1 महीने का वेतन दान करने की घोषणा की। ये मदद राज्य के बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए दी गई है।
वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से असम और नागालैंड के बाद जो वहां के बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान लगातार जारी है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद वायुसेना राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटी हुई है। वायुसेना ने पिछले 10 दिनों के दौरान हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे 458 लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला है। वायुसेना ने अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में हवाई मार्ग से 9 टन से ज्यादा आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई है। वायुसेना के अधिकारी और जवान हेलीकॉप्टर से लगातार दुर्गम और जलमग्न क्षेत्रों में उड़ान भर रहे हैं ताकि अगर कोई फंसा है तो उसे बचाया जा सके। लेकिन बाढ़ के आगे जो बेबस असम है, क्या वो कभी उस अंदाज में बाढ़ के सामने खड़ा हो पाएगा कि उसको फर्क ही ना पड़े कि ब्रह्मपुत्र के अंदर कितना विकराल पानी का प्रवाह है? क्या वो एक ऐसी दीवार बना पाएगा जिससे ब्रह्मपुत्र लांग ना पाए? आप सोचिए जरा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जब सीमाएं लांघती है तो सांसें थमती है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, मकान ध्वस्त होते हैं और किसी का चिराग खोता है तो किसी चिराग के माता पिता खोते हैं। और ये दर्द हर साल असम झेलता है। हम दुआ करेंगे आज के बाद ऐसा असम के अंदर ना हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।